तो देखो जैसे ये जेड पॉइंट था, जेड यहाँ पे लिया था, तो ये वेक्टर हो, पोजीशन वेक्टर हो गया जेड, और यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब आई, ये आई वेक्टर है, दिस इज आई वेक्टर, और ये जेड वेक्टर है। तो ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, जेड माइनस आई, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर होगा, सो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, जेड माइनस आई वेक्टर। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो अब देखो ये वाला वेक्टर जो है ये अभी भी इसके पैरेलल ही होगा, तो π/3 एंगल ही रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यदि मैं इधर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, लेट्स से ये जेड हो गया, तो अब ये वेक्टर जेड होगा, जेड, और ये आई है, तो जेड माइनस आई कौन सा है, इस तरह का वेक्टर होगा, दिस इज जेड माइनस आई, जेड माइनस आई ये वेक्टर होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे इस ये पोजीशन वेक्टर होता है, तो ऐसे इस पे तो आएगा नहीं, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ से इसके पैरेलल ही रहेगा, दैट इज जेड माइनस आई। और यदि ये वेक्टर हुआ तो क्या ये एंगल π/3 बना रहे, नहीं बना रहे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये जो जेड है वो यहां से लेके यहां तक हो ही नहीं सकता, इस रेंज में हो ही नहीं सकता, मतलब लाइन तो ये यही है। तो मतलब ये हो क्या गया कि इसमें जो जेड का लोकस है, लोकस ऑफ जेड, locus of z is a ray making angle π/3 with positive real axis and starting at and starting at I या originating at I, originating from I। तो यदि इसमें देखें तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, इसमें जो जेड रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, एक रे होगा जो कहां से स्टार्ट हो रहा होगा, आई से स्टार्ट हो रहा होगा, और वो रे कितना एंगल बनाएगी, π/3। सो इन जनरल यदि कोई एक और जनरल केस ले लेते हैं, लेट से कि इस तरह से गिवन हो कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो जेड नॉट फिक्स है और थीटा भी फिक्स है, तो आपको बताना है कि ऐसे जेड कहाँ पे होंगे। तो हम क्या करेंगे कि लेट्स से ये आर्गन प्लेन है आर्गन प्लेन है, दिस इज रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे लेट्स से ये जेड नॉट है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जेड नॉट, दैट इज फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट्स से ये जेड नॉट है, फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड माइनस जेड नॉट जो होगा वो कितना एंगल बना रहे, तो एक ऐसी रे बनाएंगे जो जेड नॉट से स्टार्ट होगी, जेड नॉट से स्टार्ट होगी, और ये पॉजिटिव रियल एक्सेस से थीटा एंगल बना रहे, मतलब जितना भी थीटा होगा उतना एंगल बनाएगा। तो वो जेड कहाँ पे लाई करेगा, कहीं पे भी लाई कर सकता है इस रे में, लेकिन वो जेड नॉट से स्टार्ट हो सकती है, तो कहीं पे भी वो जेड हो सकता है। तो लोकस ऑफ जेड ये क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ जेड। आप चाहे तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है, नोट डाउन दिस। आई थिंक ये लिख लिया होगा, है ना। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड, राइट डाउन, और देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। लिखो, द लोकस ऑफ जेड फॉर argument of z is equal to minus π/3 is a option लिखो, same as the locus of same as the locus same as the locus of z
for argument of z is equal to 2 pi by 3. B लिखो, same as the locus of z for argument of z equal to pi by 3. Next लिखो C, the part of the straight line, the part of straight line root 3x plus y is equal to 0 with y less than 0 comma x greater than 0. एंड डी ऑप्शन लिखो, ये भी सी जैसा ही है ना, तो इसको कॉपी करके रख देते हैं. थोड़े चेंज हैं. क्या चेंज है? यहाँ पे चेंज है. देखो इसमें क्या है कि y ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 0, ऐसा सिचुएशन है. आंसर करो. क्या इतनी बात समझ आए? चलो बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. आंसर आए क्या बच्चा? बताओ कौन सा आंसर आए? सर सी आ रहा है. हाँ बिल्कुल यही आएगा. तो अब देखो z को क्या लिख देंगे? x प्लस आयोटा y ना. तो आर्गुमेंट ऑफ z मतलब y अपॉन x tan इनवर्स आप सोच सकते हो इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 3 और y अपॉन x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 3 और दिस इज माइनस रूट 2 आ जाएगा, सॉरी माइनस रूट 3 आ जाएगा. सो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस रूट 3x. तो ये आ जाएगा y प्लस रूट 3x इज इक्वल टू 0. y प्लस रूट 3x इक्वल टू 0, ऐसा सिचुएशन होगा. ठीक है. लेकिन अब देखो ये जो लाइन यदि आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगी. रियल एक्सेस है और इमेजिनरी एक्सेस, और ये कहाँ से स्टार्ट होगी? ओरिजिन से. और ये जो एंगल बनाएगी वो माइनस पाई बाई 3 बनाएगी. मतलब ये इस तरह से होगा. ठीक है. तो अब देखो ये पूरा लाइन, इसका नाम है y इक्वल टू माइनस रूट 3x. तो कौन सा पोर्शन होगा ये देखना है. तो हमने क्या देखा था कि ये z क्या होगा? एक रे होगा जो ओरिजिन से स्टार्ट होगा और कितना एंगल बनाएगा? माइनस पाई बाई 3. तो माइनस पाई बाई 3 ये है, माइनस पाई बाई 3. मतलब ये वाली रे होगी. मतलब लाइन तो यही है लेकिन इस लाइन का ये वाला पार्ट होगा रे. तो इसमें देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x कैसा होता है? पॉजिटिव, और y कैसा होगा? नेगेटिव. तो x पॉजिटिव, y नेगेटिव. तो C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन. सर 1 मिनट ऊपर ले सकते हो? हाँ. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. क्वेश्चन है इफ आर्गुमेंट ऑफ z plus a is equal to pi by 6 and argument of z minus a equal to 2 pi by 3 comma a belongs to r plus positive real number, then
then there are 4 option. A option है Z is independent on A. B लिखो mod Z is equal to, mod of A is equal to mod of Z plus A. C option लिखो Z is equal to A cis pi by 6. cis pi by 6 का मतलब cos pi by 6 प्लस iota sin pi by 6. ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये. एंड डी है Z is equal to A cis pi by 3. आंसर करो. आंसर इट. देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे विजुलाइज करेंगे इसको. ठीक है, लेट्स से ये आर्गन प्लेन है, कहीं दिस इज रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, और ये क्या बोला जा रहा है कि देखो ए कैसा नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है. तो यदि ए पॉजिटिव है तो लेट्स से ये ए हो गया और दिस इज माइनस ए. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ z माइनस ए इज इक्वल टू पाई बाई 6. मतलब इसमें जो z का लोकस होगा वो क्या होगा, वो एक रे होगा और कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, माइनस ए से स्टार्ट हो रहा है. कितना एंगल बना रहे हैं, पाई बाई 6. पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं. तो ऐसा z क्या वो जो रे होगी वो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से रे होगी, है ना. तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में जो z हो सकता है वो इस रे पे कहीं पे भी हो सकता है, एनीवेयर एट दिस प्लेस. ठीक है, अच्छा दूसरा ये वाला देख लेते हैं. ये वाला ये क्या कह रहे हैं, इसमें z क्या है, देखो इसमें भी z का लोकस एक रे होगा, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है और कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई बाई 3 एंगल बना रहा है. तो 2 पाई बाई 3 एंगल बनाते हुए दिस इज पाई बाई 6 और ये 2 पाई बाई 3. तो 90 प्लस पाई बाई 6 कितना होता है, 90 प्लस 30 क्या 120 होता है, और 2 पाई बाई 6. तो यहाँ पे देखो ये वाली जो रे आएगी वो ऐसी होगी, मतलब ए से स्टार्ट तो हो रही है, लेट से ये रे है, लेकिन ये वाला एंगल 90 होगा क्योंकि 90 प्लस पाई बाई 6 ही ये 2 पाई बाई 3 होगा, 2 पाई बाई 3. इससे ऑब्जर्व कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है. ठीक है, कि दूसरा वाला कह रहा है ऐसा जेड जो है वो एक रे है जो ए से स्टार्ट हो रही है और 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 एंगल बना रही है. अच्छा, इन दोनों को कंबाइनली देखा जाए तो ऐसा जेड चाहिए जो इसे भी सेटिस्फाई करे और इसे भी. तो क्या वो जेड ये हो जाएगा, दिस इज दी जेड, ये कॉमन जेड जो है दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और इसको भी, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो यही जेड हो गया. जेड मतलब ये वाला इस तरह से. अब ये जेड हो गया. अब इसके बारे में देखो, ये बोल रहा है कि जेड इज इंडिपेंडेंट ऑन ए. जेड जो है ए पे इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जेड होगा कितना ये देख लेते हैं. अच्छा एक बताओ, ये 90 डिग्री है और यदि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूं जिसका डायमीटर ये हो तो क्या वो इस पॉइंट से पास करेगा, लेट्स से पी, इसको ए बना देते हैं बी. यदि मैं एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करूं जिसका डायमीटर ए बी हो तो क्या वो पी से पास करेगा, पी से पास करेगा कि नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि डायमीटर सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट इट सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस पे डायमीटर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है
तो लेट्स से मैं सर्कल बना देता हूँ, है ना, ऐसा बना देता हूँ। अच्छा ये सर्कल है, तो बताओ ये वाली लेंथ कितनी होगी, ओ जेड लेंथ। देखो ये ए है और ये भी ए है, तो ये भी ए ही होगी ना, क्योंकि ये रेडियस का काम करेगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ए यूनिट। अच्छा ये ए यूनिट है और ये ए यूनिट है और ये एंगल 2π/3, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/3। देख लो ध्यान से, 120 है और ये कितना हो जाएगा, 180 लीनियर पे है, तो ये π/3 मतलब 60 डिग्री हो जाएगा ये। और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये भी 60 डिग्री है, 60 है, तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो जेड देखो, जेड के बारे में क्या 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 केस है कि जेड जो है वो ओरिजिन से ए यूनिट डिस्टेंस पे है और कितना एंगल बना रहा है, π/3। तो क्या जेड को ऐसे लिख सकते हैं, ए सिस π/3 लिखा जा सकता है, ए सिस π/3। तो देखो ये आ जाएगा, जेड के बारे में पूछा गया तो ये डी पार्ट मैच कर रहा है। अब क्वेश्चन ये कि क्या जेड ए पे इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं है भाई, ए तो आ ही रहा है, ए पे डिपेंड कर रहा है, जेड ए इंक्लूड आ रहा है ना तो ये आ रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि जेड मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, इसके बारे में। तो ये देखो, ये मॉड ऑफ जेड प्लस ए का क्या मतलब है, ध्यान से देखो कि जेड ये है, जेड ये है और माइनस ए, तो ये वाली लेंथ कितना हो जाएगा, मॉड जेड प्लस ए हो जाएगा ना, जेड में से माइनस ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ आएगी यहां से लेके यहां तक। क्या ये लेंथ ए के इक्वल होगी, मॉड ऑफ ए मतलब ए, क्या ये लेंथ इसके इक्वल है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, दिस इज रॉन्ग बाय द वे। तो सारे ऑप्शन आपने चेक कर लिए, डी इज द ओनली करेक्ट आंसर। नोट डाउन दिस एंड राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो सर, एक ही मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, if a comma b comma c belongs to R such that a z1 plus b z2 plus c z3 equal to 0, where a plus b plus c equal to 0 and a comma b comma c are not all 0 simultaneously, then prove that complex numbers z1 z2 and z3 are collinear। आपको ये प्रूफ करना है, z1 z2 z3 जो है वो कॉलिनियर हो गए। करो जल्दी से प्रूफ, देखो किस तरह से करना है। देखो क्या दिया हुआ है, दो सिचुएशन है, a z1 प्लस b z2 प्लस c z3 इक्वल टू 0 और दिया हुआ है a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा लिख देते हैं। अच्छा तो c को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, c कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ a प्लस b, c कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ a प्लस b, यहाँ पे पुट कर दें तो a z1 प्लस b z2 और c की जगह माइनस a प्लस b z3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है z3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a z1 प्लस b z2 अपॉन a प्लस b हो गया।
ए Z1 प्लस बी Z2 अपॉन ए प्लस बी, ये Z3 हो गया। इज दिस क्लियर? तो ये क्या बता रहा है, यही तो है सेक्शन फॉर्मूला, यही बता रहा है कि ये Z1 है और ये Z2 है और ये कहीं Z3 हो सकता है इंटरनल भी हो और एक्सटर्नल, वो डिपेंड करेगा ए और बी पे। तो लेट्स से Z3 है, जो इसको Z1 में ए मल्टीप्लाइड है, तो ये हो गया B इज टू ए के रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखो B मल्टीप्लाई होगा Z2 से और A मल्टीप्लाई होगा Z1 से, A Z1 प्लस B Z2 अपॉन B प्लस A आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हो गया कि Z1 Z2 एंड Z3 आर कोलिनियर, मतलब वो सेम लाइन पे है, ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो या नेक्स्ट हेडिंग लिखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इसमें कोई डाउट है पिछले वाले क्वेश्चन में? नहीं सर। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या मतलब है कि लेट से ये Z1 है और ये Z2 है, Z1 एंड Z2, तो दिस इज A और ये B पॉइंट हो गया AB, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं यहाँ पे, लेट से ये सिचुएशन है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो कोई भी P पॉइंट लेट से Z है कहीं पे भी, तो क्या PA इज इक्वल टू PB होगा? PA इक्वल टू PB होगा कि नहीं होगा? ये वाला लेंथ देख लो ध्यान से, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम होती है, तो मतलब PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू PB। तो अब यहाँ पे देखो PA है कितना, तो ये पॉइंट Z है, तो PA लेंथ कितना होगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z1, और यहाँ पे PB कितना होगा, मॉड Z माइनस Z2। तो ये दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, मॉड Z माइनस Z1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस Z2। यदि इस तरह से गिवन है तो इसमें जो Z है, लोकस ऑफ Z इज a perpendicular bisector of AB। Note on this। क्या इतनी बात समझ आई? नोट करो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क।